गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक मुख्य विषय पे चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और कक्षाओं के लिए भी, चाहे वो बीएड की कक्षा है, मेड की है या डीएड की, इन परीक्षाओं के लिए भी बड़ा उपयोगी है। तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण विषय है और विषय का नाम है राष्ट्रीय पाठ्याचार्य कार्यक्रम 2005 NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितने भी कमीशन्स आए हैं, जितने भी रिपोर्टें आई हैं, चाहे वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो, NEP 1992 हो या POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये इससे पहले जो कमीशन्स आए हैं, कोठारी कमीशन है, वो डिस्पैच रिपोर्ट है, मैकाले रिपोर्ट्स है, या स्वतंत्रता से पहले और बाद में जितने भी शिक्षा में परिवर्तन की बात कही, उन सभी का एक मुख्य जो बात है वो थी बाल केंद्रिता, चाइल्ड सेंटर्ड। क्योंकि ये देखा गया भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पढ़ना है, सिखाना नहीं है। लेकिन यदि शिक्षा का वास्तविक रूप से आकलन किया जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन करना या सर्वांगीण गुणों का विकास करना, अधिगम, लर्निंग जिसे हम कहते हैं, पढ़ाना न होकर सभी कमीशन्स ने कहा कि हमारा उद्देश्य है अधिगम यानी लर्निंग, बालक को सिखाना न कि पढ़ाना। जब हम पढ़ाने से रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें सूचनाओं की बात आती है। टीचर ने बुक में से सूचनाएं दी, बच्चे ने अपनी नोटबुक में उन सूचनाओं को लिखा और उनको कंठस्थ किया, क्रैमिंग किया और बात खत्म। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था जो है प्रभावशाली नहीं रही और आज भी हम उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं वर्तमान समय में भी, जिसके लिए हमने काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, बाल केंद्रिता के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम नियोजित किए गए। इससे पहले 1975 में ऐसा पाठ्यक्रम फ्रेम किया गया, 1988 में, 2000 में, इसके बाद 2005। इससे पहले बहुत सारे कमीशन्स, बहुत सारी कमेटीज़, जिनका भी मुख्य बिंदु क्या था कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो जो तनाव मुक्त हो, लचीली हो, बच्चों का विकास करे, ताकि बच्चे जो हैं शिक्षा को एक बर्डन के रूप में न लेके स्वतंत्र रूप से खेल खेल में, क्रिया से, इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था हो। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी। और इस कार्यक्रम का एक मुख्य जो टाइटल था, जो उद्देश्य था, जो पंक्ति थी, वो थी बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ का अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब देखा गया कि शिक्षा व्यवस्था में हम मेन जो मुख्य फोकस करते थे वो करते थे कि ज्ञानात्मक क्रियाएं, यानी बच्चे के पास बहुत मोटा सा बैग, उसमें बहुत मोटी मोटी पुस्तकें। अब बच्चे का उन पुस्तकों से संबंध केवल इतना कि वो उनमें से सूचनाओं को रट्टा करे और परीक्षा में लिख दे, और परीक्षाएं भी ऐसी जिसमें बच्चों का स्वतंत्र चिंतन न होकर केवल सूचनाओं को जांचा जाए। तो ये बड़ी समस्या थी, बच्चे तनाव में रहते थे और इवन दी कुछ बच्चे तो यहाँ तक भी समस्या आती थी कि सुसाइड कर लेते थे। घर में बच्चों को शारीरिक से अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं तनाव में हो जाती थी, क्योंकि बच्चों का एक मोटिव था कि मैंने सूचनाएं पढ़ के, क्रैमिंग करके केवल और केवल मार्क्स लेने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो। इस परिवर्तन को लेके प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एक आयोग, एक पाठ्यक्रम
का दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम 2005 के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो लचीली हो और जिसका हमारा मेन मोटिव होता है कि बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि बच्चे उस शिक्षा को पढ़े न लेकिन सीखें। पढ़ना और सीखना दो बातें हैं। पढ़ने में जब हम बात करते हैं कि सूचनाएं, केवल सूचनाएं, टीचर ने जो बताया बच्चे ने अपनी नोटबुक में लिखा और बच्चे ने उसको कंठस्थ किया, बात खत्म। लेकिन ऐसी व्यवस्था जो है बच्चों को सिवाय सूचना के, बर्डन के कुछ नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन हो जिससे बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से सीखें, प्रैक्टिकल सीखें, व्यवहारिक सीखें, अभिव्यक्ति के माध्यम सीखें। तो उसी को लेके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम 2005 जो है तैयार किया गया। इसके साथ एक महान विचारक और चिंतक, दार्शनिक हुए जिनका नाम था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनकी एक पंक्ति थी, सभ्यता और प्रगति, कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जिससे बच्चों के मूल्य विकसित हों, बच्चे स्वयं को जान पाए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, रादर देन कि हम केवल बुकिश नॉलेज या कंटेंट पे बात न देकर व्यवहारिक शिक्षा पे बात हो। ये पाठ्यचर्या क्रम की मुख्य बातें थी। इसके बाद एनसीएफ 2000 के सिद्धांत कि इस पाठ्यक्रम के मुख्य किस चीज़ पे बात की गई। सबसे पहले रटने की प्रवृत्ति को दूर करना। आमतौर पे अभी भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या कक्षा की परीक्षा हो, हमारा मोटिव होता है अच्छे मार्क्स लेना, अच्छे नंबर अर्जित करना। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ ये केवल एक उद्देश्य से संबंधित है, ज्ञानात्मक से। हमारा उद्देश्य है ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों में परिवर्तन तब हो सकता है जब आप जो है, जो आपके पास ज्ञान है, जो सूचना है, उसका प्रैक्टिकल रूप करना सीख लेंगे। तो इस कमीशन ने, इस पाठ्यक्रम ने, इस दस्तावेज ने एक सुझाव दिया कि जो रटने की प्रवृत्ति है, जो क्रैमिंग है, उसको दूर किया जाए। चाहे हम छोटी कक्षाओं की बात करें, चाहे बड़ी कक्षाओं की बात करें, बच्चे जो है केवल और केवल सूचनाओं को रटते हैं। उसमें क्या भाव है, वो किस चीज़ के लिए कही गई, उसकी मुख्य जो है उपयोगिता क्या है, उससे कोई कंसर्न नहीं होता। केवल सूचनाओं को याद किया, उनको परीक्षाओं में टेप दिया, उसके बाद जैसे बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है तो उसकी जो पिछली सूचना थी, पूर्व की जो ज्ञान था, वो उसको याद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को व्यवहारिकता से प्रयोग करके या स्वतंत्र रूप से नहीं सीखा। उसने जो सीखा वो एज ए बर्डन सीखा। तो इस कमीशन ने, इस दस्तावेज ने क्या सुझाव दिया कि रटने की जो प्रवृत्ति है उसको दूर किया जाए, इसके स्थान पर प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया करके सीखना, इस प्रकार की क्रियाओं को शिक्षा में लाया जाए। उसके बाद दूसरा था वास्तविक जीवन की शिक्षा। शिक्षा की यदि सही परिभाषा है तो वो है कि मानव के गुणों का विकास करना, मनुष्य के विकास करना, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, अभिव्यक्ति का विकास करना, एक्सप्रेस करना स्वयं को। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सैद्धांतिक न होकर प्रैक्टिकल हो। इस कमीशन ने कहा, इस आयोग ने, इस पाठ्यक्रम के अंदर एक बात कही गई कि वास्तविक जीवन की शिक्षा हो, रियल लाइफ से रिलेटेड हो। हमारे मूल्य क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हम किस प्रकार से अपना चिंतन विकसित कर सकते हैं, अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है, हम समाज में कैसे समायोजित हो सकते हैं। शिक्षा और समाज दोनों को आपस में संबंधित करने की बात कही गई। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। उसके बाद कही गई रचनावाद, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इस दस्तावेज में ये बताया गया कि कोई भी बालक निष्क्रिय नहीं होता, वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। आवश्यकता है टीचर को इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार की क्रियाएं क्रिएट करने की जिससे बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, उनके माइंड में, दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको बाहर लेकर आए।
आमतौर पे देखा जाता है कि टीचर अभी भी क्लास में डोमिनेट है। जब तक टीचर जो है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर नहीं देगा, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा, तो बच्चे तब तक डर के माहौल में रहेंगे, कंट्रोल्ड में रहेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा, जब हम कक्षा का निरीक्षण करते हैं तो केवल और केवल कुछ ही बच्चे आपको भयमुक्त वातावरण देते हैं या वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ज़्यादातर बच्चे डरते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा तो 1 या 2 बच्चा ही हाथ खड़ा करेगा, बाकियों को पता होता है लेकिन वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं टीचर मुझे डांट ना दे, बच्चे मेरे दूसरे इंसल्ट ना कर दे, मैं गलत ना बता दूं। तो ये जो डर है, इस डर को दूर किया जाए और बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। संरचनावाद का धारणा का क्या मतलब है? यह रचनावाद, संरचनावाद क्या कहता है कि प्रत्येक बालक सृजनशील है, क्रिएटिव है, एक्टिव है। आवश्यकता है उन चीज़ों को बाहर निकालने की। तो वो चीज़ें बाहर कब निकल सकती हैं? जब टीचर एक माहौल क्रिएट करे, अभिव्यक्ति के अवसर दे, बच्चों की भावनाओं को स्वीकार करे, उनकी जो अनुक्रियाएं आ रही हैं उन अनुक्रियाओं को स्वीकार करे। कई बार आपने देखा होगा अध्यापक जो है बच्चों के रिस्पॉन्स को नकार देता है, बैठ जाओ, आपको नहीं पता, आप सही नहीं बता रहे। तो टीचर ने जब इस प्रकार की क्रियाएं करेगा तो दूसरे बच्चे जो रिस्पॉन्स देने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी अनुक्रिया को रोक देते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। तो टीचर को ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करें, भय से बाहर हों और उनके दिमाग में जो रचना चल रही है, जो क्रिएटिविटी चल रही है, चाहे वो विचार के रूप में है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के रूप में है, उनको बाहर लेकर आए बच्चा। तो टीचर को अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। तो पाठ्यक्रम में मुख्य बात रखी गई कि पाठ्यक्रम जो है संरचनावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित हो। तीसरी मुख्य बात की गई परीक्षा प्रणाली में लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या है कि केवल और केवल वर्ष के अंत में या वो परीक्षाएं जिनको हम पेन पेपर की परीक्षाएं कहते हैं, वो परीक्षाएं बच्चों को बर्डन लगती हैं, कठोर होती हैं और उन इस प्रकार की सूचनाओं में हमारा उद्देश्य है कि वहाँ पर बच्चे जो आपको उसमें मटेरियल प्रोवाइड होता है वो केवल सूचना होती है, क्रैमिंग होती है। अपने इस प्रकार की परीक्षाओं में बच्चे आपने देखा होगा नकल भी करते हैं या वो दूसरे साधनों का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये हमारी परीक्षा प्रणाली है, इसको परिवर्तन करने पे जोर दिया गया, क्योंकि ऐसी प्रणाली का उद्देश्य क्या है कि बच्चों केवल रटंत परीक्षा उन्होंने सूचनाओं को ग्रहण किया और पेपर में लिख दिया। तो इस प्रणाली को, एग्जामिनेशन प्रणाली को चेंज करने की आवश्यकता है। टीचर को इस प्रकार से परीक्षाएं ले जिससे बच्चे को ये ना हो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। खेल खेल के माध्यम से परीक्षा हो सकती है, कक्षा में टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है उसके माध्यम से परीक्षा ले सकता है, या टीचर हर रोज इवैल्यूएशन कर सकता है। तो परीक्षा प्रणाली जो है वो कठोर न होकर लचीली हो, इस प्रकार से इवैल्यूएशन हो जिससे बच्चे के प्रत्येक पक्ष की जांच हो। अब मैंने पहले बताया कि आज की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें हम केवल ज्ञानात्मक पक्ष को तो जांच सकते हैं, भाव और क्रिया का पक्ष छूट जाता है। तो टीचर को असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, थोड़े थोड़े समय के पश्चात, चाहे वो कक्षा की परीक्षा हो, केवल पेन पेपर की बात न करके अन्य परीक्षा के जो माध्यम है उनको अडॉप्ट किया जाए। बच्चे को बर्डन से मुक्त करके ऐसी परीक्षाएं ली जाएं जिनमें बच्चे के ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों पक्षों को जांचा जाए। तो परीक्षा प्रणाली में लचीलापन लेके आया जाए ताकि बच्चे जो है किसी परीक्षा के भय में, किसी डर में न रहकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपने चिंतन को अभिव्यक्त कर सकें। उसके बाद राष्ट्रीय मूल्य, एनसीईआरटी में कहा गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो
जो नेशनल वैल्यूज़ को क्रिएट कर सके। अब राष्ट्रीय मूल्य किसी भी बच्चे के पास कब सृजित हो सकते हैं? यदि बच्चे के अंदर सामाजिकता है, वो अपने समाज को जानता है, अपने परिवार को जानता है, अपनी कम्युनिटी को जानता है, अपने राष्ट्र को जानता है, तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था नए प्रकार के मूल्यों का सृजन करे या समाज से जुड़कर काम करे। जब बच्चा जो है समाज से जुड़ेगा, परिवार से जुड़ेगा शिक्षा व्यवस्था को, तो उससे उसके अंदर एक भावना पैदा होती है। इसी प्रकार जब बच्चा देश और समाज के बारे में सोचेगा तो उसके अंदर राष्ट्रीय मूल्य पैदा होंगे, प्रजातांत्रिक मूल्य पैदा होंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिसे हम कहते हैं, सभी का मान सम्मान करना, हमारे संविधान के जो अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में जानना। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल वैल्यूज़ को डेवलप करना, राष्ट्रीय मूल्यों को डेवलप करना, ताकि सभी एक नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण की धारणा का विकास हो सके। उसके बाद है पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता, क्योंकि पाठ्यक्रम जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, समाज के उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं होगा, या बच्चे स्वयं अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, तो पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो, उसमें ऐसी क्रियाएं की जाएं जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं या समाज उपयोगी कार्य। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे क्रियाएं जो समाज में पूर्ण हो, शिक्षा और समाज, स्कूल और समाज दोनों के बीच के संबंध स्थापित करने वाला पाठ्यक्रम हो, जिसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखें, प्लेवे के माध्यम से सीखें, क्रियाएं करके सीखें, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से सीखें। तो पाठ्यक्रम जो सैद्धांतिक न होकर प्रैक्टिकल हो। उसके बाद इस पाठ्यक्रम में एनसीएफ 2000 में एक बात की गई कि मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था वही सफल होती है जो बच्चों के दिमाग तक जाए। उनके दिमाग तक पहुंचने के लिए भाषा सबसे सक्षम माध्यम है। तो भाषा, यदि बच्चा जिस भाषा में समझ जाए उसी भाषा में टीचर को पढ़ाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन उसी माध्यम से दे, तो ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है। कई बार हम स्तरीकृत स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। टीचर को स्वयं को तो संतुष्टि मिल जाती है कि मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब उसका इवैल्यूएशन किया जाए तो बच्चों के दिमाग में वो सूचनाएं, वो इंस्ट्रक्शन, वो अनुदेशन, वो क्रियाएं शायद ही बच्चे उनको ग्रहण कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो सूचनाओं को, ज्ञान को धारण करते हैं वो अर्जन के माध्यम से या अपनी मातृभाषा के माध्यम से। उनकी जो मदर टंग लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, यदि उसमें टीचर पढ़ाने का प्रयास करेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो बच्चे अधिक ज़्यादा तरीके से सीखेंगे। तो इस करिकुलम में बताया गया कि शिक्षण की जो भाषा है वो मातृभाषा हो, मदर टंग लैंग्वेज हो। इसके बाद इसी में कहा गया है त्रिभाषीय सूत्र, मातृभाषा, हिंदी भाषा, उसके बाद स्तरीकृत भाषा। तो मातृभाषा में शिक्षा हो ताकि बच्चों को अनुदेशन या जो क्रियाएं हम करा रहे हैं वो सरलता पूर्वक तरीके से बच्चे कर पाए। और एक इसमें कहा गया स्वतंत्र अधिगम वातावरण। स्वतंत्र अधिगम वातावरण का क्या मतलब है? फिर वही कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो जहां बच्चे कक्षा में आते हुए न डरे, ग्राउंड में जाते हुए न डरे, किसी मंच पे जाते हुए न डरे। तो लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएटिव हो, कंट्रोल्ड न हो, प्री प्लान या उद्देश्यों के या कठोर डिसिप्लिन, उन चीज़ों को जो है लचीला करके ऐसी बात की जाए कि बच्चे स्वयं इनिशिएटिव करें, पहल करें किसी भी काम करने के लिए। इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो, बच्चे स्वतंत्रता से, बिना डर से, बिना भय से इन चीज़ों से सीखें। तो इस पाठ्यक्रम में कहा गया कि हमारी जो लर्निंग इन्वायरमेंट है
वो फ्लेक्सिबल हो, कंट्रोल्ड न हो। उसके बाद इस पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य बिंदु हैं। इस पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदुओं की यदि हम बात करें तो एक बात आती है शिक्षण सूत्र। एक बात है शिक्षण सूत्र, यानी जिसे आप कहते हैं टीचिंग मैक्सिम्स। टीचिंग मैक्सिम्स, टीचिंग मैक्सिम्स। टीचर को कक्षा में पढ़ाते समय अपना शिक्षण कार्य मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है कि टीचर जब भी कुछ धारणाएं, कुछ विषय वस्तु को पढ़ाए तो सबसे पहले जो बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट में वास्तविक उपकरण है, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको लेके टीचर पढ़ाए, रादर दैन कि टीचर सीधा ब्लैक बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे, पंक्तियां लिखे, लाइन लिखे। ऐसा न करके जब टीचर जो बच्चों को पता है, जो उसके एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, वहाँ से लेके जो उसको नहीं पता उसकी ओर लेके जाए। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले वस्तुएं, धीरे 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 फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरा सूत्र इसमें हम कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से कठिन की ओर। पहले बच्चे को बेसिक चीज़ें बताई जाए, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ेगा फिर उसको कठिनता की ओर हम चलें। उसके बाद इसमें बात आई भाषा की। दूसरा बिंदु इसका बताया गया भाषा। किसी भी शिक्षण कार्य की सफलता भाषा और अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, इस चीज़ पर निर्भर करती है। भाषा यदि सरल है, स्पष्ट है, तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अब भाषा में भी इस आयोग ने कुछ बातें, इस दस्तावेज में कुछ बातें कही गई। सबसे पहले बात है मातृभाषा, मदर टंग लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी बात थी बहुभाषिता। बहुभाषिता, 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 मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिता। और एक इसमें तीसरी बात की गई त्रिभाषीय। त्रिभाषीय, त्रिभाषीय सूत्र, जिसे आप ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। ये तीन बातें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि यदि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, सबसे पहले तो शिक्षण में टीचर जो है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करे, मदर टंग लैंग्वेज का प्रयोग करे। उसके बाद बहुभाषिता का अर्थ ये है कि टीचर जब कक्षा में शिक्षण करा रहा है तो टीचर सभी भाषाओं को स्वीकार करने की क्षमता रखे। मतलब कक्षा में प्रजातांत्रिक माहौल क्रिएट करे। यदि कोई बच्चा दूसरी भाषा में बोल रहा है तो उसकी भाषा का तिरस्कार न करे, उसका अपमान न करे, उसके साथ पक्षपात न हो। तो टीचर को जो है कक्षा में यदि बहुभाषिता है, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो सभी की भाषाओं का जो है मान सम्मान करें। और जिस भी भाषा में वो बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि भारत की एक विशेषता है विभिन्नता में एकता। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जोन है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो शिक्षण व्यवस्था जो है, यदि हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की बात करें तो बहुभाषिता को उसमें शामिल किया जाए। भारत के संविधान में जितनी 22 भाषाएं हैं तो उन सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाए। किसी भी भाषा को एक पर्टिकुलर चिन्हित न करके सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाए। उसके बाद त्रिभाषीय सूत्र। शिक्षण कार्य में सबसे पहले मदर टंग, मातृभाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, और उसके बाद तीसरी भाषा जिसे हम स्तरीकृत भाषा कह सकते हैं। तो इन तीनों भाषाओं का प्रयोग जो है शिक्षण कार्य में प्रयोग किया जाए। इसके बाद इस सिद्धांत में कहा गया डर व भय मुक्त शिक्षा। तीसरा था डर व भय मुक्त शिक्षा। डर व भय मुक्त शिक्षा। क्योंकि कई बार
बच्चे परीक्षाओं को लेकर बहुत डरे रहते हैं या कक्षा को लेकर बहुत डरे रहते हैं। घर से जैसे ही वो स्कूल के लिए आते हैं तो उनके अंदर डर प्रारंभ हो जाता है कि आज मैडम इस विषय के लिए मुझे डांटेगी, ये मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरी नोटबुक का काम अधूरा रह गया। और ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में बड़ा डिप्रेशन क्रिएट कर देती हैं। तो इससे बच्चे का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। तो इस दस्तावेज में कहा गया, इस करिकुलम फ्रेमवर्क में एक बात कही गई कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था हो उसमें बच्चे स्वतंत्र हो, बिना डर के सीखे, संतोष से सीखे, आनंद से सीखे, स्वतंत्रतापूर्ण सीखे। जितने उनकी कैपेसिटी है, जितनी बौद्धिक योग्यता है उस लेवल को लेके सीखे। रादर दैन कि बच्चे के अंदर डर हो, उसको कंट्रोल सिचुएशन में रखा जाए या वो डर में पढ़े या किसी टीचर के डर से पढ़े, तो उन सभी को समाप्त करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाए जिससे बच्चे आनंद से, संतोष से, सुख से, स्वयं से सीखे और अपनी योग्यता के अनुसार सीखे। ये बात इस जो है इसमें दस्तावेज में कही गई। और उसके बाद है सक्रियता। सीखने में सक्रियता, सीखने में सक्रियता की बात कही गई। सीखने में सक्रियता, सीखने में सक्रियता, सीखने में सक्रियता। अब सीखने में सक्रियता का अर्थ है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग वो कब हो सकती है? सीखना और पढ़ना मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों अलग अलग क्रिया। यदि पढ़ने की बात होगी तो टीचर जो है बच्चों को कंट्रोल करके कंट्रोल्ड सिचुएशन में प्री प्लान योजना के तहत जब काम करेगा तो वहाँ पढ़ना हो सकता है, सीखना नहीं होगा। तो सीखने के लिए यदि हम लर्निंग कराने चाहते हैं तो बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनको हर कार्य के लिए, पहल के लिए तैयार करना पड़ेगा। उनके विचारों को, उनकी क्रियाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमारी जो लर्निंग है वो एक्टिव हो, पैसिव न हो। पैसिव कब होती है? कि जब टीचर ने पढ़ाया और सूचनाएं बच्चे के दिमाग में चलेगी। जब केवल शिक्षण कार्य सूचना तक होता है तब वो निष्क्रिय होता है। लेकिन जब वो कार्य सूचना न होकर ज्ञान की ओर बढ़ता है तब वो क्रियाशील होता है। तो सीखना जो है वो एक्टिव हो, लर्निंग जो है वो एक्टिव हो। एक्टिव लर्निंग तब आती है जो वो तीनों स्तरों पर काम होता है, ज्ञान, बोध और क्रिया। क्रिया लेवल पे, एक्शन लेवल पे भी काम होना चाहिए। तो हमारी जो लर्निंग है वो एक्टिव हो। और एक बात और इसमें कही गई, लर्नर शुड बी, सीखने वाला जो है बच्चा वो भी एक्टिव हो, अधिगम करता, क्रियाशील हो। अधिगम करता, क्रियाशील हो। अधिगम करता या बालक अधिगम करता, क्रियाशील, एक्टिव हो। अब इसमें यह भी कहा गया कि जो लर्नर है उसको हम पैसिव नहीं मान सकते। पहले धारणा होती थी कि बच्चा जो है कोरी स्लेट है, उसमें जो चाहे लिख सकता है। टीचर या कुम्हार के घड़े की समान है, जिसको जिस तरह से हम उसको आकार देंगे वैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी जीव, कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति वो अपने इन्वायरमेंट में एक्शन करता है, क्रिया करता है और एडजस्टमेंट होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा टीचिंग, शिक्षण कार्य से संबंधित, कि कोई भी बच्चा जो है पैसिव नहीं है, एक्टिव है। उसके पास कुछ ना कुछ नए विचार हैं, कुछ ना कुछ नया चिंतन है, कुछ थिंकिंग है। वो पॉजिटिव नेगेटिव बाद की बात है। तो उसके भावनाओं को, उसके कार्यों को स्वीकृत किया जाए ताकि हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो सके। उसके बाद इन्होंने कहा था कि सीखने में बालक जो है क्रियाशील। उसके बाद इस जो है आयोग के मुख्य बिंदु थे। तो आज प्यारे बच्चों हमने चर्चा की है एनसीएफ क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इस बारे में हमने चर्चा करी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। आपकी परीक्षाओं के लिए, जो अभी आगामी बीएड के लिए परीक्षाएं आ रही हैं उसके लिए बड़ा उपयोगी है। देखिए, किसी भी परीक्षा में यदि आपने प्रश्न का उत्तर देना है
तो मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रो देनी है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक उस चीज़ की, उसके बाद आपसे जो भी चीज़ पूछी जाए, प्रिंसिपल पूछे हैं प्रिंसिपल डालने हैं आपने, सुझाव पूछे हैं सुझाव पूछने हैं। इस टॉपिक की यदि मैं बात करूं, इसकी मुख्य बात यदि आप लेके चलोगे तो वो है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रिता। बालक को लेके हर चीज़ बताई गई है, बिना बोझ की शिक्षा हो, स्वतंत्र शिक्षा हो, पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन किया जाए, पेडागोजी में परिवर्तित किया जाए, विषय से संबंधित शिक्षा न होकर प्रैक्टिकल शिक्षा हो। ये सारी मुख्य इस जो है NCF 2005 में कही गई। तो इस प्रकार इसके मुख्य बिंदु ये थे। तो इसकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।